हेलो दोस्तों, आप सभी का द मिस्टर क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के क्लास 5 में हैं, जिसमें हम लिच्छवी एवं उनका गणतांत्रिक संविधान को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहा है, तो कृपया उसे पूरा देखें। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, जिससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ये जेपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लास चालू किया गया है। ये जेपीएससी पेपर 3 जो है सामाजिक विज्ञान का, जिसमें भूगोल और इतिहास पढ़ना पड़ता है, उसको देखते हुए, उसको नज़र में रखते हुए ये क्लास चालू किया गया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा सब्सक्राइबर कम है यूट्यूब पे, इसके चलते आप लोग नहीं देख रहे हैं क्या? तो इस बात को एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि जिसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है वो टीचर अच्छा पढ़ाता है और जिसका सब्सक्राइबर कम है वो टीचर खराब पढ़ाता है। ठीक है, हम आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, इससे हमको कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे जितने भी भाई बंधु हैं जो कमज़ोर वर्ग से हैं, ज़्यादा फी दे के नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन लोगों को फ्री पढ़ाया जाए। हम पैसा किसी से नहीं मांग रहे हैं, मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग नहीं लेना चाहते हैं। इसका मतलब आप लोग जेपीएससी क्लियर करने लायक है ही नहीं, तभी नहीं देख रहे हैं ना। अरे भाई, जेपीएससी जो है या यूपीएससी, ये पूरा तपस्या है, एक आसानी से नहीं मिल जाता है। 5 रुपया वाला जीके का किताब पढ़ के आप लोग नहीं निकाल पाइएगा इसको, समझे? देखिए, विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं, है ना? वो सब लक्षण आपके अंदर है कि नहीं पता नहीं। देखते हैं वीडियो, पूरा देखते ही नहीं है, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं वीडियो को। इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी ना, हम तो करेंगे ही नहीं। क्या फायदा उससे? देखिए, एक बात एकदम साफ साफ हम बता देना चाहते हैं कि विद्यार्थी या फिर परीक्षा देने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मेरे नज़र में 3-4 तरह के होते हैं। पहला वैसा विद्यार्थी होता है जो कोई भी फॉर्म आए, रेलवे का आए, एसएससी का आए, कुछ भी आए, एनीथिंग, सब फॉर्म को भरेगा। अब पढ़ेगा कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके एग्जाम दे के आ जाएगा, है ना? दूसरा जो विद्यार्थी होता है वो फॉर्म भरेगा और पढ़ेगा भी, लेकिन कैसे पढ़ेगा? एक तो लूसेंट का किताब खरीद के ले आया, उसको पढ़ लिया, अब सोचेगा हाँ परीक्षा पास कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक और तरह का विद्यार्थी होता है। वो विद्यार्थी क्या कहता है कि हाँ, हम फॉर्म भरेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, एकदम अच्छा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस को कवर करता है वो, और वही विद्यार्थी सफल होता है। ठीक है, 10 तरह का फॉर्म भर के 10 गो एग्जाम देने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं कर पाइएगा लाइफ में, एग्जाम देते रह जाइएगा ऐसे ही। ठीक है, तो एक फॉर्म भरिए और उसी का तैयारी करिए। केवल 10 गो नाव में पैर रखिएगा ना तो डूब जाइएगा, कहीं का न रह जाइएगा आप। और एक और टाइप का विद्यार्थी होता है जो केवल शिकायत करता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जिस कारण से हम नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा कुछ नहीं करिए। किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है बताइए? मेरे पास प्रॉब्लम नहीं है क्या? अरे हम पार्ट टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हम दूसरे काम भी करते हैं। पापी पेट का सवाल है भाई, यूट्यूब हमको पैसा नहीं देता है, नहीं आप लोग से हम ले रहे हैं। तो काम करते हुए आपको हम पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छा ढंग से पढ़ा रहे हैं, इसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यही निकलता है कि आप लोग को करना नहीं है। अरे भाई, एक अच्छा पोस्ट मिल जाए, अच्छा नौकरी मिल जाए, उससे क्या होगा? आपका और आपका परिवार का पूरा भविष्य सुधर जाएगा।
लेकिन आप लोग सुधारना चाहते ही नहीं है। सीरियस कैंडिडेट मेरे पास है ही नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं, सब कोई मौज लेने वाला है। अरे भाई पूरा देखिए वीडियो को पूरा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज से जितना भी वीडियो डालेंगे हम उसको पूरा देखा करिए, तभी चीज को समझ पाइएगा। थोड़ा सा 1-2 मिनट देख लेने से कुछ दिमाग में नहीं धंसेगा आप लोग का। और ये तो अपने दिमाग से जो भ्रम है ना, वो पूरा हटा दीजिए कि हमको सब कुछ आता है, हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कर लेते तो कब का कर लेते, इतना दिन वेट नहीं किया होता आप लोगों ने। तो एक अच्छा विद्यार्थी होने का परिचय दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। लिच्छवी एवं उनका गणतांत्रिक संविधान। तो लिच्छवी जिनका उल्लेख प्राय बुद्ध मत के ग्रंथों में आता है। ठीक है, विज्जी या विज जो कहते हैं, ठीक है, एक संघ का बलवान कबीला था, मतलब बहुत ताकतवर कबीला था। कौन से संघ का, ये देखते हैं। एक संघ है, ठीक है, उसका यानी कि विज्जी लोग का एक संघ हुआ करता था। ठीक है, इसको हम वृज्जी या वज्जी कह सकते हैं। ठीक है, ये इन लोगों का एक कबीला हुआ करता था। ठीक है, वो बहुत ताकतवर कबीला था। उसकी राजधानी जिला मुजफ्फरपुर के वैशाली के स्थान पर थी। ठीक है, कहाँ पे, मुजफ्फरपुर के वैशाली के स्थान पर। उसकी सरकार कुलीन तंत्र गणराज्य थी, यानी कि वो एक गणराज्य सरकार थी, यानी कि जिनमें लोगों का शासन चलता था, जैसे अभी चल रहा है ना उसी तरह से, जिसमें मुखिया की एक सभा होती थी और उस सभा का अध्यक्ष निर्वाचित सरदार होता था। उसे कौन चुनते थे, वहां के लोगों द्वारा। एक विद्वान हुए डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार लिच्छवी जो थे वो मंगोल व तिब्बत से मिलते जुलते पहाड़ी इलाके के रहने वाले लोग थे। ठीक है, इससे यह परिणाम निकलता है कि वे तिब्बती के भांति अपने मृतकों को ऐसे ही फेंक देते थे। ठीक है, यानी कि तिब्बत के लोग जो है अपने मृतक यानी कि मृत शरीर जो होता था, यानी कि लाशों को वो ऐसे ही फेंक देते थे। इस बात से यह परिणाम तक पहुंचा जा सकता है कि मनु ने उसे पतित या क्षत्रिय का नाम दिया था। मनु एक हुए, वो उन्हें पतित या फिर क्षत्रिय का नाम दिया था। किसे, लिच्छवी लोग को। कौन, मनु। ठीक है, परंतु ये जो विचार है अभी ये असंगत मालूम होता है। मुर्दों को ऐसे ही फेंक देने का रिवाज केवल तिब्बतियों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि ईरानियों में भी यह रिवाज पाया जाता है। मुर्दे को ऐसे ही किसी खुले स्थान पर फेंक देने का जो रिवाज है वो केवल तिब्बती लोग में नहीं पाया जाता है, वो ईरानी लोग में भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरे वैदिक साक्षी से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वृत्या या पतित, ठीक है, क्षत्रिय आर्य लोग थे या कट्टर ब्राह्मणवाद की सीमा से बाहर। प्रकट परिणाम यह जान पड़ता है कि वे स्वदेशी क्षत्रिय थे जिनका पतन हो चुका था और जो ब्राह्मण के रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। ठीक है, वो कौन थे, ऐसा कहा जाता है कि वो दूसरे या फिर क्षत्रिय लोग जो थे या फिर आर्य लोग जो थे वो कट्टर ब्राह्मणवाद की सीमा से बाहर थे। मतलब देखा जाता है वो लोग जो थे, मान लीजिए हम एक जगह लेते हैं, यहाँ पे आर्य लोग रहते हैं, ठीक है, इनसे बाहर
ये लिच्छवी लोग का जगह है। ठीक है, वो ब्राह्मणवाद जो थे, ब्राह्मणवाद से बाहर के लोग थे, वो लोग ब्राह्मणवाद को नहीं मानते थे और वो स्वदेशी क्षत्रिय थे। ठीक है, और ब्राह्मणों के जो रीति रिवाज थे उनको वो नहीं मानते थे। कौन? लिच्छवी लोग। ठीक है, कई शताब्दियों तक लिच्छवी की स्थिति बहुत मेलझोल की रही। ठीक है, बहुत सारे शताब्दी मतलब बहुत सारे वर्षों तक उनकी जो स्थिति थी वो बहुत मेलझोल की रही थी, यानी कि साथ में रहते थे। वे जैमत तथा बुद्धिमत के अग्रणी समर्थक रहे हैं। सम्राट बिंबिसार ने लिच्छवी वंश की स्त्री से विवाह करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। जो बिंबिसार थे, वो आगे जब हम मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे उसमें इनके विषय में और भी ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। आगे का जो चैप्टर है ना, आगे का क्लास मगध साम्राज्य के ऊपर ही पूरा बेस्ड रहेगा। तो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार, उन्होंने क्या किया कि लिच्छवी जाति के या फिर उनके प्रजाति के एक स्त्री से विवाह करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया। उस समय के राजा क्या करते थे कि अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए या फिर अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उनके पास दो साधन थे। ठीक है, पहला साधन क्या था कि एक तो युद्ध करके, एक साधन था युद्ध करके, युद्ध कर लिए, सामने वाले राजा को हरा दिए, उसके क्षेत्र में अपना अधिकार कर लिए। ठीक है, दूसरा उपाय क्या था कि सामने वाले राजा के पुत्री से या फिर उनके बेटे से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिए। उससे क्या होता था कि अब वो राजा जो है सो इनका मित्र हो जाता था या फिर संबंधी हो जाता था, जिस कारण से इनके ऊपर हमला नहीं करता था, तो अपने आप को और भी सुरक्षित कर लिया। ठीक है, ये सब तरीका था। तो आगे हम जब पढ़ेंगे ना मगध साम्राज्य के विषय में, उस समय इसको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, एकदम एक एक बारीकी को समझेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 17वीं शताब्दी तक नेपाल की घाटी के शासक इस कबीले से संबंध रखते थे। 17वीं शताब्दी जो थे वहां पे नेपाल के जो शासक थे, नेपाल के शासक इनसे संबंध रखते थे। ठीक है, इस कबीले से। ये लिच्छवी क्या नाम है? लिच्छवी जो है एक कबीला का नाम है। ठीक है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए ये चीज, ये कबीला है। अब हम देखते हैं लिच्छवी का संविधान कैसा होता था, उसका नियम कानून कैसा होता था। लिच्छवी का संविधान। ठीक है, तो लिच्छवी के संविधान का अटूट कथा में उल्लेख है। 3 उच्च अधिकारियों का उल्लेख है। इसमें एक कथा प्रचलित है लिच्छवी के संविधान के संदर्भ में, उसमें 3 उच्च अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा था? राजा या राष्ट्रपति, एक होता था राजा या राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद आता था उपराजा, और उसके बाद आता था उपराष्ट्रपति या सेनापति। उपराष्ट्रपति या फिर सेनापति। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज आपको मिल गया। सबसे पहले क्या क्या था? एक राजा होता था, एक राष्ट्रपति होता था, उपराजा होता था या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं उसको। ठीक है, और एक सेनापति। ये सब 3, ये एक हो गया, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया 3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है।
तो एक जातक में वित्त मंत्री या भंडारिक का भी उल्लेख मिलता है। एक जातक कथा, जातक कथा किसमें है? बौद्ध धर्म के पौराणिक कथाओं को जातक कथा कहते हैं। ठीक है, उसमें इन अधिकारियों के बीच में दो और अधिकारी का उल्लेख मिलता है। किसका? सबसे पहला एक होता है वित्त मंत्री, और दूसरा जो है वो भंडारिक। ठीक है, उपरोक्त चारों उच्च अधिकारियों में ही मंत्री प्रमंडल बन जाता था। ठीक है, जो हम लोग ऊपर 3 पहले देखे एक कहानी में, और उसके बाद जातक कथा में बाकी ये 2 है ना, ये 2 को देखे हम। ठीक है, तो ये चारों अधिकारी जो थे ये सब मिल के ही क्या करते थे? एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते थे। ठीक है, सरकार का मुख्यालय जो था वो वैशाली में था। वे सभी शासन करने के अधिकारी थे। वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य सेनापति और वित्त मंत्री बनते थे। यहाँ की पूर्ण जनसंख्या लगभग कितना थी? 1,68,000 लिच्छवी की जनसंख्या थी उस समय। ठीक है, उसमें देसी और विदेशी भी थे, इसमें दोनों ही मिला के थे। देसी, इसमें देसी भी थे और विदेशी लोग भी थे इसमें से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शासक को राज तिलक देकर पवित्र किया जाता था। ललित विस्तार में लिखा गया है कि उनमें वैशालियों यानी कि उच्चस्थ तथा माध्यमिक युद्धों या नाते में बड़े होने के आदर का नियम नहीं माना जाता था। प्रत्येक अपने को राजा समझता था, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कोई भी अनुयायी नहीं बनता था। इसमें क्या था उस समय कि एक ललित विस्तार नाम का एक किताब है, या फिर कहानी कह सकते हैं, जो भी ललित विस्तार, उसमें क्या उल्लेख किया गया है कि वहाँ पे उसमें ये लिखा गया है कि उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो अपने आप को छोटा मानता था। ठीक है, वृद्ध रहे चाहे बड़े रहे, किसी को आदर का नियम नहीं था, आदर देने का नियम नहीं था। वहाँ पे हर एक लोग अपने आप को राजा मानता था, वो किसी का अनुयायी नहीं बनना चाहता था। ठीक है, ये किस में लिखा हुआ है? ललित विस्तार एक किताब है। ठीक है, उसमें बताया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक विद्वान हुए R.K. मुखर्जी। क्या नाम था उनका? R.K. मुखर्जी। मुखर्जी, इनके द्वारा क्या कथन है कि आंतरिक रूप से गणराज्य की शासक संस्था जो थी वो वैशाली के 7707 राजा होते थे। इसमें कुल मिला के 7707 राजा होता था। उनको 84,000 की दुगनी संख्या अर्थात 1,68,000 वैशाली के नागरिक चुनते थे। उस समय मतलब मैं राजा वाला हिसाब किताब था। तो कुल मिला के वैशाली में कितना राजा होता था? 7,707 राजा होता था, और उनको 84,000 की दुगनी, मतलब वहाँ पे लगभग कितना 1,68,000 नागरिक उनको चुनते थे। उनमें अनेक उपराजा, उपनेता, सेनापति, जनरल, भंडारी, कोषाध्यक्ष तथा लोकतांत्रिक संस्था के सदस्य होते थे। उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का, जैसे कि राजा, उपराजा, है ना, उपनेता, सेनापति, ये सब अलग अलग लोग होते थे। ठीक है, वे सभी तर्कों तथा विवादों के लिए कुख्यात थे। वो सब तर्क और विवाद के लिए विख्यात था या कुख्यात था, जो कह सकते हैं, लोग उसे जानते थे। ठीक है, यह राज्यसभा पुरातन परंपरा के अनुसार थे, जिसका उल्लेख
पाणिनि नाम का एक किताब है उसमें, या फिर पाणिनि नाम का एक विद्वान है, वो उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये एक विद्वान हुआ, इनके द्वारा किया गया। उनके अनुसार गण की शासन व्यवस्था में ऐसे क्षत्रिय होते थे जिन्हें विशेष रूप से वो शासन करने की दीक्षा दी गई थी, या फिर वो राजा कहलाते थे। कौटिल्य ने भी राजाओं पर आधारित संघों का उल्लेख किया है। कौटिल्य कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे, चाणक्य, उन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वो भी उल्लेख किए हैं इस बात का। ठीक है, तो कौटिल्य ने क्या कहा है इनके संबंध में कि हो सकता है कि ये जो राजा थे वो अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग शासक होगा, है ना। इसमें इस प्रकार से कुल मिला के 7,707 जो आपके राजा या फिर उनके अनुयायी या फिर कोई भी ऐसा मान सकते हैं शासन चलाने वाले सदस्य, ये अपने अपने क्षेत्र के हो सकते थे। तो ऐसा संभव हो सकता है कि ये जो 7,707 अधिकारी हैं वो अपने अपने अलग अलग परिवार या फिर अलग अलग संघों के या फिर अलग अलग ग्रुपों के अधिकारी होंगे, है ना। तो या फिर अलग अलग इनके सभाएं होंगी जिनमें संपूर्ण वज्जी संघ संपूर्ण जनसंख्या के निर्वाचित या निर्वाचक परिवार के प्रतिनिधित्व करते होंगे या फिर उनके प्रतिनिधि में शामिल होते होंगे। ठीक है, तो लिच्छवी के जो विदेशी मामले थे उनको देखने के लिए 9 लिच्छवी की एक समिति कार्य करती थी। 9 लोगों की समिति थी, किसके लिए? विदेशी मामलों के लिए। विदेशी मामलों के लिए 9 लोगों की एक समिति होती थी, वो इनको देखते थे। ठीक है, उसके बाद आता है कि न्यायिक प्रशासन में 8 सदस्यों की परिषद जो होती थी, 8 सदस्यों का ग्रुप होता था, वो न्याय को संभालती थी। अताकूलक न्याय का सर्वोच्च न्यायालय था। ये जो एक अताकूलक न्याय होता है उसका कोई नियम कानून होता होगा। अताकूलक न्याय वो उनका सर्वोच्च न्यायालय था, यानी कि जैसे कि अभी हमारा सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट, उस टाइप से। ठीक है, और न्याय कुशल प्रशासन जो प्रशासन होते थे, कुशल प्रशासन हेतु विशेषज्ञ रखे जाते थे, यानी कि न्याय के लिए एक अच्छा शासक के तौर पर कुछ विशेषज्ञों को रखा जाता था। ठीक है, जब वैशाली के नागरिक कानून, जो वैशाली के नागरिक होते थे वो कानून भवन में आते थे तो ढोल बजाए जाते थे। राजनीतिक, सैन्य, वाणिज्यिक या कृषि संबंधित मामलों पर विचार होता था। कौन कौन से मामलों पर यहाँ पे विचार होता था? राजनीति या फिर सैन्य, है ना, ये वाणिज्य जिसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं, वो सब है ना, वाणिज्य या कृषि का मामला होता था। इसमें यहाँ पे विचार विमर्श किया जाता था। कभी कभी लिच्छवी गण अधिवेशन काल में किसी व्यक्ति को महत्ता या विशिष्ट सदस्य नियुक्त करता था और महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विशेष दूत भी नियुक्त करता था। कोई कोई विशेष टाइम में लिच्छवी गण जो होते थे वो लोग क्या करते थे कि कोई खास व्यक्ति जिसकी समाज में ज़्यादा महत्ता है, ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा वैल्यू है, उस सब व्यक्ति को नियुक्त करता था। ठीक है, किसी खास पोस्ट के लिए। ठीक,
और महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए उनके पास अपना दूत भी होता था या दूत को नियुक्त करता था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका न्याय व्यवस्था कैसा था। न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था को हम देखते हैं कि राजा या राष्ट्रपति जो था वो सर्वोच्च न्यायिक अथॉरिटी था, यानी कि सबसे बड़ा उपाधि धारण करने वाला लोग था। ठीक है, जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सभी प्रकार के सावधानी बरती जाती थी। किसी नागरिक को उस समय तक अपराधी नहीं माना जाता था जब तक कि राजा या उपराजा या सेनापति अलग अलग उस मामले की जांच करने के बाद ये स्वीकार नहीं कर लें कि सामने वाला अपराधी है, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाता था। अभी का भी जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उसमें वही हिसाब किताब है। अपराधी तब तक अपराधी नहीं हो रहता है जब तक कि उसके ऊपर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। ठीक है, और जो न्यायालय होते थे, यानी कि जो न्याय व्यवस्था होता था वहाँ का, उनमें जितने भी मामले आते थे उनके बाकायदा सबका रिकॉर्ड रखा जाता था, जैसे अभी रखा जाता है। ठीक है, विभिन्न अवसरों पर जो है सो लिच्छवी ने विदेह जो विदेह होता था, विदेह होता था, बहुत सारे ऐसे अवसर थे जिसमें विदेह और एक मल्लो जिसको बोलते हैं मल्लो। ठीक है, ये दो संघ हैं, दो अलग अलग संघ हैं। ये क्या है? दो अलग अलग संघ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग संघ हैं। और उस टाइम बहुत सारा ऐसा विशेष अवसर में जो लिच्छवी होते थे ये दोनों से मिलके अलग संघ का निर्माण भी किए थे, यानी कि अपने संघ में ये दोनों को अपने साथ लाए थे। मल्लो और लिच्छवी के संघ की संघीय सभा में 18 सदस्य थे, यानी कि इनके और लिच्छवी जो थे इनकी संघीय सभा में 18 सदस्य होते थे, जिनमें मल्लों और लिच्छवी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता था। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों में 9 इसके और 9 इसके, किसके? मल्लो और 9 लिच्छवी के। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। संघीय सभा के सदस्य को गण राजा की पदवी दी जाती थी। ठीक है, जो वहां के सदस्य होते थे उनको गण या राजा का पदवी दिया जाता था। ठीक है, मल्ल जो थे वो लिच्छवी के समान राजनीतिक रूप से शक्तिशाली नहीं थे, किंतु संघीय सभा में दोनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, अर्थात दोनों आवाज, मतलब दोनों की आवाज जो बराबर थी। देखिए इसमें क्या था कि लिच्छवी लोग जो थे उनका जो ताकत था इनसे कहीं ज्यादा था मल्लों के मुकाबले। ठीक है, लिच्छवी का। लेकिन जब इन लोग का संघ बनता था उस समय इन दोनों को ही समान अधिकार का एकदम समान अधिकार मिलता था। यानी कि ऐसा नहीं कि सामने वाला हमसे कमजोर है तो उसका आवाज को दबा दिया जाएगा या फिर उसको हम उसका बात को नहीं सुनेंगे। दोनों को बोलने का समान अधिकार था और दोनों का वेटेज जो था, आवाज का वेटेज जो हम बोल रहे हैं उसका जो वेटेज होगा वो दोनों ही समान होता था। ठीक है, तो हम इसका न्याय व्यवस्था देख लिए कैसे कैसे हुआ करता था न्याय। तो एक बार फिर से हम आपको दोबारा रिमाइंडर के लिए बता देते हैं कि इसमें जो भी नागरिक न्याय के लिए जाता था
वो उसको तब तक अपराधी नहीं माना जाता था जब तक राजा, मंत्री या फिर सेनापति या फिर अलग अलग लोग के द्वारा, अलग अलग उच्च अधिकारियों के द्वारा उसे अपराधी घोषित या अपराधी नहीं माना जाता था, तब तक वो निर्दोष होता था। पहला। दूसरा क्या था कि जितने भी वहां पे न्यायालय में उसके केसेस आते थे वो सबका वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। कौन? लिच्छवी लोग। और विशेष अवसरों में लिच्छवी जो थे मल्लों के साथ मिलकर के एक संघ था, और विदेह, ठीक है, ये दो संघ था, इसके साथ मिलकर के एक अलग सभा या संघ का निर्माण करता था, जिसमें से प्रत्येक संघ में 18 सदस्य होते थे, जिसमें से 9 करके सदस्य हम कह सकते हैं। और दोनों सदस्यों को, यानी कि दोनों ग्रुपों के, जो दोनों संघों के या फिर ये दोनों संघ का जो सदस्य होता था, दोनों को समान वेटेज मिलता था, किसी का आवाज कम नहीं होता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा? तो समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम देखते हैं इसका राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, तो बौद्ध काल में दो प्रमुख राज व्यवस्थाएं थी। सबसे पहला कौन था? राजात्मक, और दूसरा तंत्रांतात्मक, यानी कि जिसको गणतंत्र व्यवस्था कह सकते हैं या फिर राज व्यवस्था कह सकते हैं। राज व्यवस्था किसको कहते हैं? कि वैसे व्यवस्था जिनमें से जो राजा होते थे वो वंशानुगत होते थे, यानी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा। और गणतंत्र में क्या होता है कि जैसे कि अभी हमारा कैसा हिसाब किताब है, हमारा जो चुनावी व्यवस्था है उसमें क्या होता है कि राजा चुनने का अधिकार जनता के पास होता है, तो उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये दो राज व्यवस्थाएं थी। कहाँ कहाँ पे क्या क्या था, ठीक है, सबका क्या विशेषता है, ये सब हम देखते हैं। तो एक जगह था वत्स, उसके बाद अवंती, उसके बाद कौशल, कौशल। ठीक है, ये जो तीनों प्रदेश थे वो राजतंत्र प्रदेश थे। ठीक है, इनके यहाँ पे राजतंत्र चलता था। ठीक है, ये तीनों में राजतंत्र चलता था। और एक जगह था जिसका नाम था गांधार, जहाँ पे गणतंत्र चलता था। ठीक है, और भी जगह था, जैसे कि ले लेते हैं शाक्य एक जगह था, उसके बाद कलिंग एक जगह था, उसके बाद मल्ल एक जगह था, उसके बाद भग्ग नाम का एक जगह था, उसके बाद मौर्य नाम का एक जगह था, फिर एक बुली नाम का जगह था, और कालाम नाम का एक जगह था। यहाँ भी गणतंत्र ही चलता था। ठीक है, केवल वत्स, अवंती और कौशल, ये तीनों जो राज्य थे वो राजतंत्र के अधीन थे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। राजतंत्र में जो राजतत्व होता था वो अनुवांशिक नहीं था उस समय। राजा अध्यक्ष जो होता था उसका चुनाव होता था उस टाइम में भी। राजस्व पर अधिकार केवल राजा का ना होकर के प्रत्येक जनजाति का मुखिया का होता था उस समय। यानी कि राजा भी बनने के लिए, राजतंत्र में भी राजा यदि बनता था तो उसके लिए भी चुनाव प्रक्रिया होता था। और इसमें जो खजाना होता था उस टाइम का, या राजस्व जो होता था, जिसको हम
ये कहते हैं टैक्स जिसको कह सकते हैं, या फिर खजाना आसानी से समझ सकते हैं। राजस्व जो होता था इसमें केवल राजा का अधिकार नहीं होता था, प्रत्येक जनजाति का जो मुखिया होता था उसका भी अधिकार इसमें होता था। ठीक है। गणतंत्र में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। लिच्छवी राज्य में प्रत्येक नागरिक को राजा कहते थे। अभी हम लोग देख लिए ना, गणतंत्र में क्या होता था, कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। ठीक है। इसमें हर एक नागरिक अपने आप को राजा कहता था। अभी हम बताएं हम राजा वाला हिसाब किताब था इसमें। तो इसके बाद जो होता है कि गणराज्यों में शासन कार्य के लिए एक परिषद होती थी। इसका अधिवेशन सभागार में होता था। शासन संबंधी महत्वपूर्ण विषय परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते थे और वहीं पर निर्णय लिया जाता था। ठीक है। आगे क्या है कि गणराज्यों की परिषद का निर्माण प्रत्येक कुल के मुखिया के द्वारा या फिर मुखिया को मिलाकर करते थे। ठीक है। परिषद कुल का जो ज्येष्ठ पुरुष होता था, परिषद कुल का जो ज्येष्ठ पुरुष होता है यानी कि बड़ा आदमी जो होता था, वो पाणिनि या अष्टाध्यायी या गोत्रापत्य कहा जाता था। जो कुल का ज्येष्ठ आदमी होता था उसको क्या क्या कहते थे? सबसे पहले हम अष्टाध्यायी कह सकते हैं उसको, अष्टाध्यायी। ठीक है। या गोत्रापत्य। ठीक है। ये उसको कहा जाता था। ये उन लोगों के नाम हुआ करते थे। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। बौद्ध साहित्य जो था उसमें गणराज्य की न्याय व्यवस्था का विवरण मिलता है। बौद्ध साहित्य में गणराज्य जो हुआ करते थे उनकी न्यायिक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ग्रीक विवरण के अनुसार शूद्रक, मालव आदि जनपदों में ग्रीक के लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक जिसको कहते हैं के समान ही प्रशासन तंत्र था। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता है, कौन? चाणक्य। उनके द्वारा क्या कहा गया है? तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र हैं उनमें 2 राज्य संघों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से थे? पहला जो राज्य संघ था वो था राजशब्दोपजीवी और दूसरा होता था वार्ता शास्त्रोजीवी। अभी हम किसके विषय में बात कर रहे हैं? गणतंत्र के विषय में। ठीक है, ये एकदम दिमाग में रखिएगा। तो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र हैं उसमें 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये जो पहली कोटि थी राज शब्दोपजीवी, इनमें सभी पहली जो नागरिक होते थे सब राजा कहलाते थे। इसमें सभी नागरिक राजा कहलाते थे, इनमें कोई हीन नहीं था। ठीक है। इसका उदाहरण जो है सो लिच्छवी संघ इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है। ये लिच्छवी के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा श्रेणी जो था वार्ता शास्त्रोजीवी, इसमें संघ का कुछ प्रमुख होता था। इसमें प्रमुख को क्या कहा जाता था? अग्रेय या योधेय। ठीक है। उसके बाद आता है क्षत्रिय, इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद आता है क्षत्रिय।
ये सब श्रेणी उसमें आता था, अलग अलग टाइप का, ठीक है। जहां नागरिक कृषि, पशुपालन और वाणिज्य द्वारा निर्वाह करते थे। सैनिक उसमें उत्कृष्ट होता था। किसका बात कर रहे हैं अभी इसमें, ठीक है। पाणिनि ने इसे अधु या आयुध जीवी संघ कहा है। पाणिनि एक विद्वान हुए, कौन? पाणिनि एक विद्वान हुए। उन्होंने ये जो संघ था, कौन सा संघ? वार्ता सहस्त्रजीवी संघ को उन्होंने आयुध जीवी संघ का भी नाम दिया है, ठीक है। वज्जी के प्रशासन के लिए नागरिक मिलकर बैठते थे। उनकी अध्यक्षता जो थे मल्लाहक या फिर उनके वृद्ध नेता करते थे, ठीक है। वे परंपरागत एवं विहित नियमों का पालन करते थे। सभा में बैठने के लिए विभिन्न आसन होते थे। आसनों की व्यवस्था के लिए आसन प्रज्ञक नाम का एक होता था अधिकारी, वो आसन का व्यवस्था करता था, ठीक है। कौन अधिकारी होता था? उसका नाम क्या था? आसन प्रज्ञापक, ठीक है। ये आसनों यानी कि बैठने का व्यवस्था इसके हाथ में था, ठीक है। संघ में जिस विषय पर विचार होना हो उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। प्रस्ताव रखने से पूर्व उसकी सूचना विपत्ति विज्ञान, उसका एक मतलब कह सकते हैं जैसे कि विज्ञापन दिया जाता है ना, एक पहले से सूचना सभी को दे दिया जाता था, ठीक है। बौद्ध साहित्य में इसे प्रतिज्ञा या प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। यानी कि किस विषय पर हमको चर्चा करना है उसके विषय पे हम पहले ही सबको सूचना दे देंगे, उसके बाद उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सभा में प्रस्ताव के पक्ष वाले चुप रहते थे, लेकिन विरोध जो करने वाले थे वो अपने मंतव्य स्पष्ट करते थे। जो प्रस्ताव लाए थे सभा में वो चुप रहते थे और साथ में उनके जो प्रस्ताव के विरोध में जो विरोधी लोग थे वो अपना मंतव्य कहते थे। उसके बाद बहुसम्मति से ही वो प्रस्ताव को पारित किया जाता था, ठीक है। प्रस्ताव किसी तरह से भी हो सकता है, पानी का समस्या, कृषि का समस्या, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। संघ में कोरम का नियम भी था। एक कोरम नियम होता है, उसमें क्या होता है वो आगे आपको बताया जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। एक निश्चित संख्या में सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी। बौद्ध ग्रंथों में वोट के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे कि आज हम लोग वोट देते हैं ना, उसके लिए बौद्ध ग्रंथ में इसको छंद कहा गया है, ठीक है। वोट पर्चियों को यानी कि सलका जिसको कह सकते हैं, वोट पर्ची जो होता था उसको हम लोग सलका कहते थे, ठीक है। सदस्य सलका ग्रहण यानी कि वोट एकत्रित करने के काम करते थे। जितने भी कोई प्रस्ताव मान लीजिए लाया, कितना आदमी उसके सपोर्ट में वोट दिया, कितना आदमी उसके अगेंस्ट में वोट दिया, ठीक है। तो कुछ लोग होते थे, ठीक है, जो वोट को एकत्रित करने का काम करते थे। इस प्रकार उस काल में गणतंत्र व्यवस्था जनसाधारण के सहयोग से चलती थी, अभी जैसे कि आधुनिक काल में चलती है, सेम टू सेम। चलिए, तो हम लोग गणतंत्र को समझ के अब आता है राजतंत्र। राजतंत्र, ठीक है। तो इस काल में राजत्व की दैवीय प्रकृति पूर्ण रूप से स्थापित थी और इस दैवीय राजत्व को विशाल यज्ञों जैसे राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि के द्वारा पुष्टि किया जाता है। ऐसे यज्ञों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी। पिछले क्लास में तो आपको बताया कि ये सब जो यज्ञ हैं वो बड़े लोगों के द्वारा किया जाता था। राजसूय यज्ञ क्या क्या हिसाब किताब था पिछला क्लास में बताए थे, फिर भी बता देते हैं। इसमें 4 मुख्य लोग भाग लेते थे, 4 आदमी भाग लेता था, 4 गो उसका पत्नी भाग लेता था, साथ में 400 और भी उसके अनुयायी लोग उसमें भाग लिया करते थे। ये केवल अमीर वर्गों के लिए था, ठीक है। तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं
जिससे ये पुष्टि होता है कि उस समय राजतंत्र था। उसके बाद देखते हैं प्रत्येक कुलतंत्र में राजा के पास अपना एक सेना हुआ करता था, नियमित सेना था। राजस्व मूल रूप से अनुवांशिक होता था। उसके बाद क्षत्रिय राजाओं को प्राथमिकता मिली थी। राजा का स्वामी नहीं माना जाता था, यानी कि राजा को राज्य का जो स्वामी नहीं माना जाता था। उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधी को दंड देना था। ठीक है, ये जो राजतंत्र में राजा जो होता था वो वंशानुगत होता था या फिर अनुवांशिक होता था। अनुवांशिक कह सकते हैं, वंशानुगत को ही अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, जिसमें से क्षत्रिय लोग जो थे उसको राजा बनने में, या फिर राजाओं में क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय कुल के थे या फिर क्षत्रिय वर्ण के थे, उन्हें प्राथमिकता मिलती थी। राजा जो होता था वो राज्य का स्वामी नहीं होता था, वो केवल प्रजा के सेवा के लिए, यानी कि उसका पालन और अपराधी को दंड देने के लिए ही था। ठीक है, उसके ज्यादा उसका कोई काम नहीं था। उसके बाद देखते हैं कि राजतंत्र राज्यों में राजा प्राय वंश क्रमानुगत होते थे। अभी बताएं हम, राजा के बनने से उसे सिद्ध करना पड़ता था कि वह राज्य चलाने में सिद्धस्त है। राजा कोई बन जाता था तो उसको ये सिद्ध करना पड़ता था कि वो राज्य चलाने के लिए उसके काबिल है ना। यदि राजा का बेटा अयोग्य होता था तो अमात्य किसी योग्य व्यक्ति को भी राजा बना सकता था या फिर बना देता था। अमात्य मंत्री को आमतौर पर कहा जाता है। ठीक है, राजा के 10 धर्म होते हैं। कौन कौन सा? दान, सील, परित्याग, उमजर्व, मादर्व, तप, अक्रोध, अहिंसा, शांति, अविराधन, ये सब जो गुण है या फिर लक्षण है, ये राजा के 10 धर्म हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन सा हम लिख देते हैं एक बार। दान, सील, परित्याग, उमजर्व, मादर्व, उसके बाद हो गया आपका तप, ठीक है, तप। फिर आ जाता है अक्रोध, ठीक है, फिर आता है अहिंसा, शांति और अभिधारण। ठीक है, ये सब राजा का मूल कर्तव्य होता था। ठीक है, यह उसका धर्म होता था। उसके बाद क्या आता है कि राजतंत्र में एक नए वर्ग का उदय हुआ था जो उच्च अधिकारियों का था या फिर उसे महामात्र कहते थे। राजतंत्र में एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसको हम महामात्र कह सकते थे या फिर वैसे वर्ग जिसमें केवल उच्च अधिकारी रहते थे। ठीक है, कुछ महामात्र सामान्य कार्य जैसे कि सार्वथक कार्य करवाते थे। ठीक है, दूसरा महामात्र जो होता था वो न्याय संबंधी को व्यवहार में लाने का प्रयास करते थे या फिर उनके मामले को देखते थे। उसके बाद रज्जु ग्राहकों को राजस्व सर्वेक्षण अथवा उत्पादन में राज्य के भाग के निर्धारित के कार्य सौंपे जाते थे। एक और वर्ग हुआ जिसका नाम हुआ रज्जु ग्राहक। ठीक है, ये क्या करते थे? इनका मूल कार्य था कि राजस्व का सर्वेक्षण करना था, उसका कैसे और ज्यादा उत्पादन करना है, ज्यादा कैसे बढ़ाना, ये सब कार्य ये रज्जु ग्राहक देखते थे। ठीक है, उसके बाद एक और भी हुआ जिसका नाम हुआ गण। गण जो था वो राजा का प्रमुख लेखाकार था। वो सेना नायक के कार्य को भी देखता था, लेकिन सारी शक्ति जो होती थी वो राजा के पास ही निहित थी। ये सब उनके कर्मचारी हुआ करते थे, अलग अलग विभागों के अलग अलग कर्मचारी जो अलग अलग विभागों को देखेंगे। ठीक है, लेकिन अंत में सारा जो शक्ति होता था वो राजा के पास ही होता था।
ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। राजतंत्र में अमात्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। वह राजा के धर्म और अर्थ दोनों का अनुशासक था। यानी कि राजा का क्या धर्म होता है, उसके अर्थ यानी कि उसके पैसे का अनुशासक हुआ करता था। यानी कि उसके विषय में उसे बताया करता था कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, आपका इसमें क्या धर्म है। यानी कि एक सलाहकार के रूप में वो कार्य करता था। अमात्य को आमतौर पर हम मंत्री कहते हैं। ठीक है, अमात्यों के लिए सब विद्वाओं जितना भी विद्या होता था, ठीक है, अमात्य बनने के लिए आपको सभी विद्याओं में निपुण होना पड़ता था। राजा के मृत्यु के बाद अमात्य ही अगले राजा को बनाने का राजकार्य देखते थे, या फिर अगले राजा बनने तक। यानी कि किसको राजा बनाना है, या फिर राजा जब तक नहीं बना है तब तक अमात्य के पास ही सारा राजकाज का मतलब प्रभार होता था। ठीक है, एक तरह से प्रभारी के रूप में वो कार्य करता था। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। गणतंत्र, राजतंत्र, ये सारा आपको बता दिए हम किसमें लिच्छवी के रूप में, है ना। लिच्छवी और उनका गणतांत्रिक संविधान, राजतांत्रिक संविधान, ये सब आपको हम समझा दिए। अब आप लोगों से बार बार हम अनुरोध करते हैं कि यदि कहीं पे आपको समझने में परेशानी हो तो कमेंट करके पूछा करिए, तभी समझ में आएगा सही से। आप लोग देख रहे हैं कि किसी वीडियो में कोई कमेंट नहीं करता है, इसका मतलब क्या निकलता है कि या तो आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ रहा है, या फिर आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं। तो इसमें मेरी कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत आप लोग को ही होगा। अभी आप लोग देख रहे हैं जेपीएससी के लिए जितना भी लोग पढ़ा रहे हैं, लगभग आपको देखेंगे जो बढ़िया टीचर लोग हैं वो लोग पेड कोर्सेज दे रहे हैं। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 इस टाइप का पेड कोर्स है। आपको यदि फ्री में सब पढ़ाया जा रहा है तो क्या परेशानी है आप लोगों को। पूरा वीडियो को देखिए और मन में जो भी प्रश्न आएंगे वो पूछा करिए कमेंट बॉक्स में, आपको बराबर सबका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।